नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार भाग 2। भाग 1 में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार प्लासी का युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला को मीर जाफर और बहुत सा राय दुर्लभ जैसे लोगों ने धोखा दिया, अंग्रेजों के साथ षड्यंत्र किया और फाइनली क्या हुआ, सिराजुद्दौला को मार दिया गया। और जो वहाँ का नवाब है, बंगाल का नवाब, वो किसको बनाया गया, मीर जाफर, जो कि मीर बख्शी यानी कि सिराजुद्दौला का क्या था, सेनापति था। तो आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। ओके, अभी तक क्या है, अभी तक पूरे बंगाल का अधिग्रहण नहीं हुआ है, तो आगे देखते हैं धीरे धीरे। देखिए, जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बना दिया अंग्रेजों ने, एक कठपुतली शासक बना दिया, तो चूंकि इन्होंने नवाब बनाया था, तो अब क्या हो गया, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की छूट दे दी। अब कोई टैक्स नहीं, फ्री व्यापार को एकदम। और जबकि सिराजुद्दौला क्या चाह रहा था कि अंग्रेज टैक्स दे, क्योंकि राजस्वानी हो रही थी। दूसरा, दस्तक व्यवस्था का दुरुपयोग ये कर रहे थे। अब मीर जाफर के समय खुली छूट मिल गई, फ्री बिजनेस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन्होंने एक जिला दे दिया, 24 परगना जिला। 24 परगने जिले की क्या दे दी, जमींदारी दे दी। एक प्रसिद्ध जिला है, अभी आपने देखा होगा अम्फन तूफान आया था, तो अम्फन तूफान से 24 परगना जिला भी प्रभावित था। और बहुत सारा उपहार दिया, उपहार बोलिए, रिश्वत बोलिए की बात है। क्लाइव को दे दी भाई साहब को 20 लाख रुपए, वाटसन को 10 लाख, ठीक है जी। और निजी व्यापार भी, निजी व्यापार जो पर्सनल व्यापार जो करते थे कर्मचारी अधिकारी, उसको भी क्या दे दी, फ्री नो टैक्स वाली स्थिति, यानी कि फ्री छूट दे दी। मुक्त व्यापार के लिए उनको बोल दिया गया था, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है जी। कंपनी भी पर भी नो टैक्स, और उनका जो कर्मचारी है जो बिजनेस कर रहा है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब इतना पैसा इनको मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को कि इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एक बड़ी सेना ये रखने में सक्षम हो गए। अब इन्होंने सबसे पहले अपने आप को मजबूत किया, एक बड़ी सेना रखी, और धीरे धीरे ये उससे उपहार लेते गए, रिश्वत लेते गए। ऐसे नहीं कि ये ले लिया कहानी खत्म, ये मीर जाफर को निचोड़ते रहे, उससे उपहार, रिश्वत, जबरदस्ती या प्रेशर क्रिएट करके लेते रहे। और मीर जाफर जब आनाकानी करने लगा, जब वो देखा खजाना लगभग खाली हो गया, तो जब उसने आनाकानी करनी शुरू की, तो अंग्रेजों ने क्या काम किया, मीर जाफर को गद्दी से हटाया, और इसका दामाद था मीर कासिम। तो मीर कासिम को 1760 में, सन याद करने की जरूरत नहीं है समझने के लिए, तो मीर कासिम को, इसके दामाद को क्या बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। ये कुशल था, योग्य था। अंग्रेजों की चाल, अंग्रेज कितने शातिर हैं, धोखेबाज हैं, और जो भी उनके षड्यंत्र, वो अंग्रेजों को भली भांति उनको समझता था, लेकिन चूंकि मजबूरी थी, उसको उन्होंने नवाब बना था। तो इसने भी क्या काम किया, बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव, कौन कौन से, एक बार मेरे साथ बोलिए, बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव। एक बार फिर रिप्लाई कीजिए, बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव। किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिए इसकी जिम्मेदारी। और पहले क्या मिल गया था, 24 परगना। अब क्या, 29 लाख रुपए दिए और उपहार, वही रिश्वत दी। लेकिन इसने क्या काम किया, ये योग्य और कुशल था, तो इसने जो व्यापार में भ्रष्टाचार जो चल रहा था, राजस्व में जो भ्रष्टाचार चल रहा था, उसको रोकने का पूरा प्रयास किया, कोशिश की। और इसने यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक सेना भी बनाई। हालांकि ये अंग्रेजों की आंखों में खटकने लगा। अंग्रेज उस समय क्या करते थे, ये जो भारतीय अधिकारी थे या जो भारतीय जमींदार थे, उनको भी घूस देते थे। घूस इसलिए देते थे ताकि जो भारतीय व्यापारी हैं या जो दस्तकार हैं या जो किसान हैं, इनको मजबूरी में सस्ता माल बेच सके, ताकि ये लोग उन पर प्रेशर बनाएं और वो इनको सस्ता माल बेचे, और अंग्रेजों से महंगा माल ये खरीदे। और अगर कोई विरोध करता था, ऐसा नहीं करता था, तो क्या, उसको जेल में डाल देते थे और कोड़ों से उसकी पिटाई। और कई बार ये क्या करते थे, जो अंग्रेज थे, अपने भारतीय जो बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, उनको कई बार दस्तक बेच देते थे, ठीक है। इससे क्या था, जो भारतीय व्यापारी थे, इनके जो मित्र थे, वो भी क्या है, टैक्स अपना बचा लेते थे। तो अल्टीमेटली घाटा किसका हो रहा था, राजस्व का, बंगाल का। ओके, बंगाल के राजस्व का घाटा हो रहा था। खुद जो पर्सिवल स्पियर एक ब्रिटिश साहित्यकार हैं, उन्होंने खुद लिखा है कि खुली और निर्लजतापूर्ण लूट का युग था। ये कैसा युग था, खुली और निर्लजतापूर्ण, ठीक है। किसने लिखा, पर्सिवल स्पियर, जो कि खुद एक ब्रिटिश था। अब इसने क्या काम किया, मीर कासिम ने सोचा यार ये तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं। इसने क्या काम किया
क्योंकि जो ईमानदार जो व्यापारी थे, ईमानदार जो बिजनेसमैन थे, उनको तो घाटा हो रहा था और ये चालबाजी धोखेबाजी से टैक्स बचाकर माल अपना सस्ता बेच रहे थे। तो इसने क्या काम किया मीर कासिम ने कि सबके लिए क्या कर दिया, फ्री कर दिया। ठीक है, कोई टैक्स नहीं, चाहे भारतीय अंग्रेज तो ले ही रहे थे पहले उसका फायदा, भारतीयों के लिए भी क्या कर दिया, कोई टैक्स नहीं। ठीक है, अब ये जो बात थी, ये जो आघात है, ये लगा अंग्रेजों के दिल पर, या दिल मतलब पैसा, उसके जो मतलब आप कहिए जो आर्थिक हित थे, अब इससे वो प्रभावित हो गए। अब इनको आ गई किस पर खुंदक, मीर कासिम पर। अब इन्होंने मीर कासिम पर अटैक किया 63 में, 60 में बनाया, 63 में अटैक किया और उसको हरा दिया। ठीक है, और मीर जाफर जो उसका ससुर था, इसको दोबारा क्या बना दिया, यस, नवाब बना दिया। अब मीर जाफर जो था, मीर कासिम जो था, ये अपने मित्र के पास गया, अवध के नवाब के पास, जो कौन था, शुजाउद्दौला। कौन था, शुजाउद्दौला। ये था शुजाउद्दौला के पास गया और शाह आलम द्वितीय के साथ भी ये मिले। शाह आलम द्वितीय भी अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा परेशान था, उसका तो पूरा साम्राज्य ही लगभग खत्म हो गया था। और इन्होंने क्या काम किया, अंग्रेजों के विरुद्ध धावा बोला और बक्सर का युद्ध हुआ 64 में। ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, 64 में बक्सर का युद्ध। तो बक्सर में 64 में बक्सर का युद्ध हुआ। तब आपको बक्सर की स्थिति समझ में आ गई होगी। तो बक्सर का जब युद्ध हुआ तो इसमें क्या हुआ, इसमें मीर कासिम था, शुजाउद्दौला था अवध का नवाब, और ये था शाह आलम द्वितीय। अब इस युद्ध में भी अंग्रेजों ने इनको क्या कर दिया, पराजित कर दिया, इनको पराजित कर दिया। शायद इसमें था हेक्टर मुनरो शायद सेनापति था, तो इनको पराजित किया। अब देखिए, जो पहली वाली जीत तो धोखेबाजी चालबाजी से थी, लेकिन ये वाली जो जीत थी, ये अंग्रेजों की वीरता, इसमें अंग्रेजों की जो थी वीरता से इन्होंने अपनी जीती थी। अब ये एक जबरदस्त राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत में उभर गए, और राजनीतिक शक्ति के रूप में तो पहले से उभरे, लेकिन अब क्या हो गया, अब इनको अजय मान लिया गया कि अब जब मुगल बादशाह को इन्होंने हरा दिया, कहीं ना कहीं उसकी आस्था, मान्यता, एक सम्मान तो था ही, तो अब क्या है, अब ये एक अजय के रूप में उभर गए कि इनको हराना बहुत ही मुश्किल है। अब इससे युद्ध से क्या हुआ, संधि हुई और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के शासक बन गए और इनकी मिल गई इसको क्या, दीवानी मतलब राजस्व, यानी कि पैसा कलेक्ट करने का अधिकार। ओके, और अवध हो गया इनका मोहताज, क्योंकि और शक्तिशाली थे। अगर अवध इनकी बात मान रहा तो ठीक है, वरना अवध पर भी चढ़ाई। अब इन्होंने अवध से एक संधि भी की थी, यानी कि शुजाउद्दौला से एक संधि की कि जब भी हम कहीं अटैक करेंगे, हम पर कोई अटैक करेगा तो आप हमारी सहायता करोगे। तो पूरा भारत लूटने में, इस युद्ध के बाद पूरा भारत लूटने में अवध के सैनिकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की और बाकी अन्य राज्यों को जीतने में उनका सहयोग किया। और 1856 में सबसे लास्ट में इन्होंने अवध को हड़पा। डलहौजी की नीति थी ना, तो इसको अवध को हड़पा और यहाँ के सैनिकों को, अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया, हटा दिया। ठीक है, तो उनको एक बड़ा ही हर्ट हुआ यार, पूरे भारत को जीतने में हमने इनकी सहायता की और अंत में इन्होंने हमारा ही नुकसान कर दिया। तो ये भी एक बड़ा कारण था किसका, 1857 के विद्रोह का। अब क्या हुआ, 65 में क्लाइव भाई साहब दोबारा आए बंगाल के गवर्नर बनकर। 65 में क्लाइव दोबारा आए बंगाल के गवर्नर बनकर, और 65 में था निजामुद्दौला। अभी नाम मात्र का शासक चल रहा है, नाम मात्र का शासक क्या है, चल रहा है। ठीक है, इसको इलाहाबाद की संधि बोलते हैं। ठीक है, इलाहाबाद की संधि हुई। तो अभी देखिए, इलाहाबाद की संधि में एक काम और हुआ, एक तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जमींदारी इनको मिल गई, राजस्व की दीवानी अधिकार मिल गया। और दूसरा क्या हुआ, जो शाह आलम द्वितीय था उसके बांध दिए 26 लाख रुपए, उसको इलाहाबाद और कोरा जो है जीत कर दे दिया। इसके 26 लाख रुपए बांध दिए और इसको बैठा दिया इलाहाबाद के किले में, एज ए कैदी समझ लो बस ये। तो ये इलाहाबाद की संधि में था, ध्यान दीजिए क्या था, इलाहाबाद की संधि, इसको बोलते हैं इलाहाबाद संधि। ठीक है जी, इलाहाबाद की संधि के तहत ये काम हो गए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जमींदारी प्लस 26 लाख रुपए इसके पेंशन, और इलाहाबाद में इसको एक किले में बैठा दिया। अब 65 में इन्होंने क्या काम किया, निजामुद्दौला से एक संधि की, निजामुद्दौला से एक संधि की प्रेशर में, बस इसको तो मजबूरी है, करनी पड़ेगी। निजामुद्दौला से एक जो संधि की, यानी कि जो अब ये नवाब था, इनका उत्तराधिकारी, जो प्रीवियस जो नवाब थे या राजा थे, तो निजामुद्दौला से 65 में संधि की
कि आप अपनी अधिकांश सेना को क्या कर दो, भंग कर दो। अपनी अधिकांश सेना को क्या कर दिया, भंग कर दिया। और अब क्या होगा, जो इसका प्रशासन है, यहाँ का प्रशासन कौन संभालेगा, एक नायब सूबेदार संभालेगा, एक नायब सूबेदार संभालेगा। और इसका डिप्यूटेशन, जो इसको डिप्यूट करेगा, इसकी नियुक्ति करेगा, वो कौन करेंगे, अंग्रेज करेंगे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और इसका मतलब ये था, जो राजस्व है, पुलिस और न्यायिक शक्ति सीधा सीधा किसके पास आ गई, अंग्रेजों के अधिकार में आ गई। और जो राजकाज का कार्य, जो प्रशासन संभालना है, जो लोगों को सुविधा देनी है, वो किसका काम था, निजामुद्दौला का। यानी कि प्रशासन संभालना, कामकाज करना काम किसका, निजामुद्दौला का। और पैसे लेना वो किसका काम हो गया, अंग्रेजों का। तो जो जिम्मेदारी हो गई किसकी, निजामुद्दौला की। और पावर किसके पास हो गई, अंग्रेजों के पास। अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है या गड़बड़ी ना भी हो तो सीधा सीधा आराम से ये अंग्रेज ब्लेम क्या करते थे, निजामुद्दौला के ऊपर लगा देते थे। तो ये था द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कब हुई, 65 में। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कब हुई, रिप्लाई कीजिए एक बार, यस 65 में। आगे बढ़ता है, तो ये हमने पढ़ लिया बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी। हाँ, एक चीज हो रहा है, देखिए इन्होंने, अंग्रेजों ने यहाँ 2 दीवान भी नियुक्त किए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर भारतीय ही राजस्व कलेक्ट करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 दीवान थे, एक था शिताब राय जो बिहार में नियुक्त किया, और एक था मोहम्मद रजा जो ये बंगाल की तरफ था। बंगाल और उड़ीसा को राजस्व जो कलेक्ट करता था। तो शिताब राय और मोहम्मद रजा, शिताब राय बिहार, मोहम्मद रजा बंगाल। ओके, अब सुजाउद्दौला से भी इन्होंने संधि की थी। सुजाउद्दौला ने क्या दिए, 50 लाख रुपए देने पड़े पहले संधि, इसलिए उसका 58 तक, यानी कि 1756 तक उसका राज्य जो है बख्श दिया इन्होंने। ठीक है, अब लास्ट में देखिए, क्लाइव खुद इस बात को कह रहा है। क्लाइव खुद कह रहा है, मैं केवल इतना कहूँगा कि स्वेच्छाचारी शासन, भ्रांति, घूसखोरी, भ्रष्टाचार और जबरन धन खसोटने का ऐसा दृश्य बंगाल के अलावा किसी भी अन्य देश में कभी देखा सुना नहीं गया। यानी कि खुद क्लाइव बोल रहा है कि कितना जबरदस्त भ्रष्टाचार था। और जो बंगाल सबसे समृद्ध राज्य था, इतना लूटा, कानून बना कर लूटा, सब पर, हर चीज पर टैक्स कर दिया। अगर टैक्स दे रहे तो ठीक है, वरना जबरन उनसे टैक्स वसूल करते थे, कानून बना कर लूटा। और इतना लूटा कि आज भी बंगाल में गरीबी अभी तक भी गई नहीं है, जो एक समय बहुत ही सबसे ज्यादा संपन्न राज्य था, समृद्ध राज्य था। तो इतना अंग्रेजों ने इनको लूटा। तो एक रिवीजन करता है, देखिए अब मीर जाफर, सिराजुद्दौला के बाद कौन बना, नवाब मीर जाफर बना। ठीक है, मीर जाफर ने इनको क्या दिया, यस 24 परगना। अब इसके बाद जब रिश्वत देते थक गया, अब कौन आया, नवाब कौन बना, यस मीर कासिम। कौन बना, मीर कासिम बना। ओके, मीर कासिम कौन था, इसका नवाब था, यस, लेकिन वो कुशल योग्य था। उसने क्या काम किया, यस, यूरोपीय शैली पर क्या बनाई, अपनी सेना बनाई। ओके, और उसने 3 जिले दिए, कौन से, बर्धमान, धागा आता ना बर्धमान का, वही वाला बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव। 29 लाख, याद करने की जरूरत नहीं है, 29 लाख, बस मोटा माल दिया, ऐसे समझ लीजिए आप। और इसने क्या काम किया, इसने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो ये था कि जो आंतरिक व्यापार था वो सभी के लिए क्या कर दिया, उस पर टैक्स की छूट दे दी, भारतीय व्यापारों को भी। इससे अंग्रेजों को सीधा सीधा नुकसान होना शुरू कर दिया। फिर मीर कासिम को फिर हटाया, अब फिर कौन आया, यस, मीर जाफर फिर आया। ठीक है जी, मीर जाफर आया। और अब कौन सा हुआ, जब इसको हटाया तो कौन सा युद्ध हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट, यस, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में कौन थे, यस, कौन थे, यस, कौन, शालम द्वितीय, सुजाउद्दौला, मीर कासिम। ओके, और सेनापति जो था इसमें हेक्टर मुनरो था, देख लेना एक बार, जहां तक मुझे याद रहा है हेक्टर मुनरो। ओके जी, अब इसमें हराया। 65 में फिर बंगाल का गवर्नर बनकर आया। 65 में निजामुद्दौला से संधि की, द्वैध शासन लगा दिया। पैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में रेवेन्यू और दीवानी का जो अधिकार है उसको मिल गया अंग्रेजों का। और शासन कौन करेगा जी, तुम करोगे। पैसे हम कमाएंगे और खर्चा तुम्हारा काम, और हम पैसे आपको देंगे भी नहीं। ओके, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी।
और इलाहाबाद की संधि हुई, 26 लाख रुपए इसके बांध दिए और इलाहाबाद कोरा जो है वो भी इसको जीत कर दे दिया। 6 साल तक ये यहीं रहा। ओके, और ये 26 लाख रुपए भी अकबर द्वितीय को फिर दोबारा शुरू करानी पड़ी थी जब राजा राम मोहन राय को भेजा था, लेकिन शायद वो बाद में शुरू नहीं हुई। तो शायद 1 या 2 शासक को ही इन्होंने दी, तुरंत इसको बंद भी कर दी। ओके जी। अब क्लाइव क्या कह रहा है? क्लाइव खुद कह रहा है कि यहाँ इतना भ्रष्टाचार, इतनी घूसखोरी इतनी हुई है कि किसी अन्य देश में देखने को नहीं मिली है, किसी अन्य देश में देखने को नहीं मिली है। ओके, तो ये बात आपकी मैं आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। हाँ देखिए, मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अक्सर अपने अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको लाभ मिले। देखिए, अगर जो मूर्ख लोग हैं, अगर आपको मूर्ख लोगों की प्रतिक्रियाओं से बचना है, अगर मूर्ख लोगों की प्रतिक्रियाओं से बचना है तो एक इसका सीधा सा रास्ता है मौन। जितना संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा आप मूर्खों के साथ क्या रहिए, मौन रहिए। उससे क्या होगा, मूर्खों को तो कुछ ना कुछ बोलना है, मूर्खों को कुछ ना कुछ बोलना है, कहीं ना कहीं वो आपका अहित कर ही देंगे। तो सबसे बढ़िया है जो लोग बात को समझने को तैयार ना हो, हमेशा अपनी बात पर अड़िग हो, कोई बात सुनने को तैयार ना हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों से क्या है, बहस करना बिल्कुल बेकार है। तो जैसा मैंने बताया, मूर्खों की प्रतिक्रिया से बचने का एक सीधा सरल उपाय है और अपना समय बचाने का कि ज़्यादा से ज़्यादा मौन, विशेष रूप से मूर्खों के साथ। ओके, तो यही आपके साथ मुझको शेयर करना था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। इसी के साथ एक बार पुनः नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।